मॉर्निंग। आई एम रितु, टीजीटी, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन सरसावा, आगरा रीजन। टुडे माय टॉपिक फिजिकल फिटनेस एंड देयर कंपोनेंट, शारीरिक क्षमता और उसके घटक। मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग। शारीरिक क्षमता किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जिसमें वह अपना डेली रूटीन का कार्य बिना थकावट के करता है, टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्टिल रिजर्व इनफ टू मीट एनी इमरजेंसी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स या शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते समय कई बार आपात स्थिति आ जाती है और इन आपात स्थिति में हमारी अगर फिटनेस अच्छी है तभी हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। किसी भी खेल कूद या शारीरिक क्रिया के लिए फिजिकल फिटनेस का अच्छा होना बहुत अधिक आवश्यकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस तभी अच्छी दे सकता है अगर उसकी फिजिकल फिटनेस और उसके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स अच्छे हैं। फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ हमारे मसल्स की क्षमता है। हम अपने मसल्स की सहायता से अपनी अपोनेंट रेजिस्टेंस को जीतते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल और मसल्स ग्रुप कैन एक्सर्ट। यह हमारी एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह के द्वारा किया गया कार्य है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। विशिष्ट प्रकार के खेलों के लिए विशिष्ट प्रकार की स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ 2 प्रकार की है, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक स्ट्रेंथ भी आगे 3 प्रकार की है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। फर्स्ट, dynamic strength. Dynamic strength is also called isotonic strength because it is related to the movement which is clearly visible. Dynamic strength को isotonic strength भी कहा जाता है क्योंकि जो भी हमारी मूवमेंट या कार्य इसमें किया जाता है वह दिखाई देता है, क्लियरली विजिबल होता है। In each sports movements, strength appears in a different from which are as follow. Games and sports में जब हम कोई गति करते हैं तो वहां पर डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ लगाई जाती है। डायनेमिक स्ट्रेंथ भी आगे 3 प्रकार की है। नंबर 1, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। हम अपने प्रतिरोध के अगेंस्ट मैक्सिमम अत्यधिक ताकत लगाकर कार्य करते हैं। इसके एग्जाम्पल में पावर लिफ्टिंग, थ्रोस एंड जंप एक्सेट्रा। नंबर 2, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस विद स्पीड। हम अपनी अपोनेंट रेजिस्टेंस को तेजी के साथ या एक झटके के साथ जीतने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में क्राउड स्टार्ट इन स्प्रिंटिंग, सिटिंग स्टार्ट। जब एक स्प्रिंटर सिटिंग स्टार्ट लेता है तो वो अपने ब्लॉक को कैसे रिलीज करता है, उसको छोड़ते हुए वो अपनी रेस शुरू करता है। या लॉन्ग जंप में एक जंपर अप्रोच रन के साथ टेक ऑफ बोर्ड से कैसे अप लेता है, कैसे अपने जंप को करता है। नेक्स्ट, शॉर्ट पुट में एक थ्रोअर थ्रो से पहले अपने स्टॉप बोर्ड को कैसे टच करके अपनी थ्रो को करता है और शॉट को रिलीज करता है। नंबर 3, स्ट्रेंथ इंडोरेंस, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। हम जब थकावट की स्थिति में भी लगातार अपने अपोनेंट को जीतने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, वहां पर हमारी स्ट्रेंथ इंडोरेंस काम करती है, जैसे कि जूडो, रेसलिंग और स्विमिंग एक्सेट्रा। नंबर 2, स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज also called isometric strength. Static strength को isometric strength भी कहा जाता है। It is the ability of muscles to act against resistance. हमारे muscles हमारी opponent resistance के against कार्य करने की क्षमता ही static strength है। This type of strength is not seen directly in sports, but in some sports it is applied in phases. यह strength clearly दिखाई नहीं देती, पर sports में यह phases में अप्लाई होती है, जैसे कि जिम्नास्टिक में रोमन रिंग करते हुए या फिर वेट लिफ्टिंग में आर्म प्रेस या स्क्वाट प्रेस करते हुए एक्सेट्रा। इट इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल। जब हम किसी भी गति को या कार्य को बहुत तेजी के साथ या पूरी गति के साथ करते हैं या फिर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करना ही स्पीड कहलाता है। डिफरेंट स्पोर्ट्स स्किल रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ फास्ट मूवमेंट्स एंड क्विक रिएक्शन।
विभिन्न प्रकार के खेलों में विभिन्न प्रकार की फास्ट मूवमेंट करते हैं, जिनमें फास्ट या क्विक रिएक्शंस होते हैं, वहां पर हमारी स्पीड काम करती है। स्पीड डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटरी फैक्टर, स्पेशली ऑन टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। स्पीड हमारे वंशानुगम फैक्टर्स पर निर्भर करती है और हमारे मसल्स फाइबर के प्रकार पर भी निर्भर करती है। टू टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर, दो तरह के मसल्स फाइबर होते हैं। नंबर 1 फास्ट ट्विच फाइबर, नंबर 2 स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स बट फटीग क्विकली। हमारे मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पूरी फोर्स को जनरेट करते हैं, पर इनमें हमारी थकावट की स्थिति जल्दी आ जाती है। शॉर्ट रेसेस में फास्ट ट्विच फाइबर काम करते हैं। नंबर 2 स्लो ट्विच फाइबर कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड प्रोड्यूस लेस फोर्स बट फटीग स्लोली। ये मसल्स धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनसे जो पावर होती है वो भी कम उत्पन्न होती है और ये इनमें धीरे धीरे थकावट होती है। लॉन्ग इवेंट्स, लॉन्ग रेसेस या मैराथन रेसेस के इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड। फर्स्ट रिएक्शन स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट ए सिग्नल। जब हमारी बॉडी किसी एक सिग्नल के ऊपर रिएक्ट करती है, वहां पर रिएक्शन स्पीड एबिलिटी दिखती है। जैसे कि ट्रैक पर स्प्रिंटर रेस स्टार्ट करते हैं, वहां पर गो या शूटिंग या फिर क्लैपर के द्वारा जब रेस शुरू होती है, उस पर एथलीट अपने ब्लॉक को छोड़कर निकलता है, तो वहां पर रिएक्शन स्पीड एबिलिटी दिखाई देती है। नंबर 2 एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। जब हमारी बॉडी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लेती है। ट्रैक पर जब एक एथलीट दौड़ रहा होता है तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को पाता है, वहां पर एक्सेलरेशन स्पीड काम करती है। नंबर 3 मूवमेंट स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू डू ए सिंगल स्मॉल मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। जब हमारी बॉडी सिंगल मूवमेंट, छोटी छोटी मूवमेंट्स, हाथ और पैर का निकलना या कॉम्बिनेशन, वहां पर जितनी फास्ट हम उस बॉडी की मूवमेंट को करते हैं, बॉडी पार्ट्स की, वहां पर मूवमेंट स्पीड एबिलिटी कार्य करती है। लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसमें हम अपनी मैक्सिमम स्पीड को पा चुके हैं, पर हम उसे लंबे समय तक बनाए रखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट स्पीड इंडोरेंस, इट इज द एबिलिटी टू डू द मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। हमारी बॉडी में जब फटीग की कंडीशन आ जाती है, तब भी हम मूवमेंट को फास्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी स्पीड को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं स्पीड इंडोरेंस के कारण। इंडोरेंस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इंडोरेंस फिजिकल फिटनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग फटीग। हमारी बॉडी लगातार बिना थकावट के जब किसी कार्य को करती है, वहां पर हमारी इंडोरेंस कार्य करती है। बिना इंडोरेंस के हम लॉन्ग ड्यूरेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। इन ऑल स्पोर्ट्स इंडोरेंस इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंडोरेंस का बहुत महत्व है। इंडोरेंस 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, इट इज नीडेड टू रेजिस्ट फटीग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। जिन खेल गतिविधियों का टाइम 45 से 2 मिनट का होता है, उसमें हमारी शॉर्ट टर्म इंडोरेंस कार्य करती है। ट्रैक इवेंट में 800 मीटर रेस इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड मीडियम टर्म इंडोरेंस, इट इज द एक्टिविटी लास्टिंग फ्रॉम 2 मिनट टू 11 मिनट। जिन खेल गतिविधियों में या ट्रैक इवेंट्स में का टाइम 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक का होता है, उसमें हमारी मीडियम टर्म इंडोरेंस कार्य करती है, जिसके एग्जाम्पल 1500 मीटर एंड 3000 मीटर रेस है। नंबर 3 लॉन्ग टर्म इंडोरेंस, इट इज नीडेड फॉर दो स्पोर्ट्स विच रिक्वायर मोर देन 11 मिनट टाइम। जिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का टाइम 11 मिनट से अधिक होता है, उनमें लॉन्ग टर्म इंडोरेंस कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल 5000 मीटर रेस, 10,000 मीटर रेस, मैराथन, हाफ मैराथन, वॉक रेस, क्रॉस कंट्री या गेम्स। फ्लेक्सिबिलिटी is the maximum range of movement of the joint.
फ्लेक्सिबिलिटी भी फिजिकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे जॉइंट्स की मैक्सिमम रेंज को हम अपना फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। हमारे जॉइंट्स जितनी मूवमेंट करते हैं उनमें हमारा लचीलापन पता चलता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स, मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। यह हमारे जॉइंट्स के स्ट्रक्चर, मसल्स और टेंडन एंड लिगामेंट्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। इट इम्प्रूव मोबिलिटी, पोस्चर, मसल कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज एंड मसल सोरोनेस। हमारे शरीर की गति को, हमारे पोस्चर को, मसल्स के कोऑर्डिनेशन को, इंजरी के रिस्क को और मसल्स के सोरोनेस को यह कम करती है, या फिर हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे जॉइंट्स की रेंज को बना के रखने में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत अति आवश्यकता होती है। फ्लेक्सिबिलिटी टू टाइप्स की होती है। नंबर 1, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड रेंज विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट हम बिना एक्सटर्नल की हेल्प के जब मैक्सिमम रेंज तक करते हैं उसे हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी दो प्रकार की है। ए, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही रिमेन्स इन स्टैटिक पोजीशन। जब एक स्पोर्ट्स पर्सन स्टैटिक पोजीशन में, स्थिर अवस्था में होता है, वहां पर हमारी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कार्य करती है। इसके एग्जाम्पल डाइविंग, सीटिंग, स्टार्टिंग पोजीशन इन मैनी स्पोर्ट्स। बी, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज नीडेड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। इसकी जरूरत हमें वॉक करते हुए या दौड़ते वक्त होती है। इट इंक्रीज बाय स्टैटिक स्ट्रेचिंग। हम अपनी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी को स्टैटिक स्ट्रेचिंग से इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 2, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प। जब हम अपने जॉइंट्स की मूवमेंट्स को किसी एक्सटर्नल की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, मैक्सिमम मूवमेंट को करने के लिए हम जब किसी एक्सटर्नल की हेल्प लेते हैं, वहां पर हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाएगा। एंड लास्ट, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हमारे जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनमें तालमेल का बहुत महत्व है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी गेम, कोई भी इवेंट नहीं किया जा सकता। हमारी परफॉर्मेंस, हमारी गेम में जो भी हमारा प्रदर्शन है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मेनली डिपेंड्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सीएनएस पर निर्भर करती है। द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट फैक्टर फॉर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, हमारे ब्रेन के साथ हमारे मसल्स का जो एक कोऑर्डिनेशन है, उसी से हम किसी भी गेम को, किसी भी इवेंट को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। खो खो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। खो खो गेम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाउ ए रनर रन्स इन जिगजैग मैनर्स एंड हाउ एन अपोनेंट चेजेस द रनर। एक रनर जिगजैग मैनर्स में बैठे हुए चेजर के बीच में से रनिंग करता हुआ जा रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। वहां पर एक्टिव चेजर कैसे रनर को चेज करता है, वहां पर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बिल्कुल कार्य करती है और दिखाई देती है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एडजस्ट हिमसेल्फ एज पर द टाइम एंड कंडीशन ऑफ ए सिचुएशन। यह इस क्षमता में एक प्लेयर अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम और स्थिति, कोई गेम है, कोई मैच है, वहां पर अपने सिचुएशंस के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे कि डिफेंडिंग एन अपोनेंट इन फुटबॉल। अपोनेंट को, ऑफेंस को देखते हुए एक डिफेंडर अपनी पोजीशन को सेट करता है। नंबर 2, कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड एज कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के पार्ट्स मिलकर जब किसी मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, उन मूवमेंट्स में उन बॉडी पार्ट्स का एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। आइज का हैंड के साथ, हैंड का आइज के साथ, फिट और हैंड का ये जो कोऑर्डिनेशन है एक प्लेयर का कपलिंग एबिलिटी से ही पता चलता है। नंबर 3, रिएक्शन एबिलिटी। इट इज ए स्किल टू रिएक्ट क्विकली टू ए स्टिमुलस। आप किसी उत्तेजना पर या किसी सिग्नल पर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन एबिलिटी में ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, चेजर इन खो खो रन्स क्विकली आफ्टर खो इज गिवन। एक्टिव चेजर जैसे ही बैठे हुए चेजर को खो देता है,
और वो चेजर कितनी जल्दी एक्टिव चेजर बनता है और कितनी जल्दी अपने स्पेयर को छोड़ते हुए बाहर को निकलता है, वहां रिएक्शन एबिलिटी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बैलेंस एबिलिटी, it is known as capability of an individual to maintain balance while the body in motion। जब एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है जबकि वह गति की स्थिति में होता है। इवन ड्यूरिंग डिस्टर्ब्ड बैलेंस रीगेनिंग द लॉस्ट बैलेंस इज नोन एज बैलेंस एबिलिटी। इवन जब वह मूवमेंट में होता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है या उसका संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है, उस टाइम पर वो वापस अपने बैलेंस को पा लेता है। यहाँ पर बैलेंस एबिलिटी के कारण ही एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाता है। नेक्स्ट, रिदम एबिलिटी, इट इज टू मेक आउट मोटर एक्शंस ऑन ए वेल डिफाइंड रिदम। जब आप एक फाइन वे से अपनी मोटर एक्टिविटीज को, अपनी परफॉर्मेंस को देते हो प्रॉपर रिदम में, वहां पर रिदम एबिलिटी दिखती है। इट प्लेज वाइटल रोल इन द इवेंट्स लाइक फ्लोर एक्सरसाइज इन जिम्नास्टिक। जब आप जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक जिम्नास्ट की बॉडी में जो उसकी मूवमेंट्स में रिदम होता है, वहां पर ये कोऑर्डिनेटिव रिदमिक एबिलिटी के कारण ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, adaptation ability, it is the ability of a person to change the movement on the basis of predicted changes। जब हम किसी सिचुएशन का पूर्वाभास लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं या प्लानिंग कर लेते हैं कि अगर स्थिति ये आएगी तो हमें ऐसे करना है, वहां पर हम तुरंत अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सिचुएशन, गेम्स में सिचुएशंस, मैचेस में सिचुएशंस जैसे ही बदलती हैं, हम तुरंत या बदलने का अनुमान लगते ही हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेते हैं। ये अडेप्टेशन एबिलिटी के कारण ही संभव है। फ्रेंड्स, एंड थैंक यू माय टीम मेंबर्स।